नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। ये राजस्थान है और ये सिर्फ अवैध खनन की खबर नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो अब वर्दी तक पहुंच चुका है। अलवर जिले के टहला इलाके में खनन माफिया किस कदर बेखौफ है, इसका सबूत खुद पुलिस की जुबानी सामने आया है। एक हादसे के बाद जब बसवा थाने के शव मौके पर पहुंचे तो कैमरे के सामने उनका बयान चौंकाने वाला था। शो ने कहा कि खनन माफिया का इतना दबदबा है कि कानून का डर खत्म हो चुका है। ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। सवाल यह नहीं है कि खनन अवैध है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अब राज्य में ताकतवर माफिया तय करेंगे कि कानून चलेगा या नहीं। जब पुलिस कह रही है कि उसे खतरा है तो सोचिए आम आदमी किस हाल में होगा। जो शिकायत करेगा वो बचेगा या नहीं। यह सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की चुप्पी और सत्ता की नाकामी का आईना है। अगर माफिया कानून से ऊपर हैं तो फिर संविधान नीचे क्यों है। सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। यह खबर उन घरों तक जानी चाहिए जहां 12वीं पास करने के बाद भविष्य को लेकर सवाल खड़े हैं, जहां रोजगार सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। भारतीय नौसेना ने 12वीं पास युवाओं के लिए भर्ती का मौका दिया है। यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो देश अपने युवाओं पर करता है। जो उम्मीदवार नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता की जांच होगी और मेडिकल टेस्ट के बाद चयन किया जाएगा। यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं देखी जाती, यहां अनुशासन, फिटनेस और समर्पण भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सही जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचेगी जो गांव, कस्बों और छोटे शहरों में बैठा है। इस भर्ती को लेकर जागरूकता जरूरी है ताकि मौका सिर्फ उन्हीं तक सीमित न रह जाए जिनके पास संसाधन है। भारतीय नौसेना का यह मौका एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी। आरदू, ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस राजनीति का आईना है जो धर्म को सत्ता की कुर्सी तक घसीट लाई है। एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। संविधान की नजर से देखें तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री का जवाब आया, भारत का प्रधानमंत्री हिंदू ही बनेगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन क्या पहनता है या कौन किस धर्म को मानता है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का पद अब संविधान से नहीं धर्म से तय होगा। भारत का संविधान ये नहीं पूछता कि उम्मीदवार का धर्म क्या है, वो ये देखता है कि जनता ने किसे चुना है। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं तो संदेश साफ जाता है, लोकतंत्र नहीं पहचान की राजनीति चलेगी। ये बहस हिजाब की नहीं है, ये बहस भारत के विचार की है। क्या भारत सबका रहेगा या सिर्फ किसी एक का? सवाल आज भी वही है और जवाब सत्ता के पास है, लेकिन वो जवाब देती नहीं। ये सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये सवाल उस राजनीति का है जो पर्दे के पीछे चल रही है। कौन है नूर अहमद नूर, जो अफगानिस्तान के राजनयिक बनकर भारत पहुंचे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत अफगानिस्तान रिश्तों में
ये एक अहम और संवेदनशील कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। नूर अहमद नूर को तालिबान समर्थित अफगान प्रशासन का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, फिर भी भारत में अफगान दूतावास के कामकाज को चलाने के लिए यह नियुक्ति सामने आई है। सवाल यह नहीं है कि नूर अहमद नूर कौन है, सवाल यह है कि भारत इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहता है। क्या यह मानवीय मदद तक सीमित रहेगा या फिर ये धीरे धीरे कूटनीतिक स्वीकार्यता की ओर कदम है। तालिबान वही है जिसके शासन में महिलाओं की आजादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। ऐसे में भारत की ये रणनीति सिर्फ विदेश नीति नहीं, एक नैतिक परीक्षा भी है, क्योंकि कूटनीति में कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। ओडिशा में एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा इंडिया वन एयर का 9 सीटर चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य यात्रियों को भी चोटें पहुंची हैं। हालांकि सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। विमान हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि आखिर तकनीकी खराबी थी या मानवीय चूक। इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। ईड और टीएमसी के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आईपैक के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब इसके बाद कर दी है, अब देशी के पास सीएमसी मामले में बिना राज्य सरकार का पक्ष सुने कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकेगा। तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि ईडी का कहना है कि जांच पूरी तरह कानून के दायरे में हो रही है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी लड़ाई के हथियार के तौर पर हो रहा है या फिर वाकई में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल इस सियासी कानूनी लड़ाई पर देश की नजरें टिकी हैं। यह सनसनीखेज मामला रिश्तों की उस खतरनाक हद को दिखाता है जहां प्यार जुनून बन गया। दिल्ली में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से बिहार के युवक ने शादी की जिद की। महिला ने साफ कह दिया, मैं शादीशुदा हूं, यह मुमकिन नहीं। इसी बात से बौखलाया प्रेमी महिला के मासूम बच्चे को लेकर दिल्ली से फरार हो गया। कई राज्यों में तलाश के बाद पुलिस ने उसे कानपुर में दबोच लिया। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित मिल गया। सवाल यह है, क्या मोहब्बत के नाम पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ जायज है? रिश्तों की यह कहानी सबक भी है और चेतावनी भी। यह बयान सिर्फ सैन्य कार्रवाई की बात नहीं करता, यह पड़ोसी देश की राजनीतिक घबराहट की कहानी कहता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। इतना दबाव बना कि उसे अपने ही संविधान में बदलाव करने पड़े। पिछले साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह कोई सीमा पर हुई छोटी झड़प नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश था कि अब भारत सिर्फ सहायता नहीं, जवाब भी देता है। सीडीएस के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के भीतर सैन्य और राजनीतिक संकट गहरा गया।
हालात इतने बिगड़े कि सत्ता को बचाने के लिए संविधान तक में फेरबदल करना पड़ा। अब सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या बदला, सवाल यह है कि क्या बार बार के ऐसे संकट उस देश की स्थिरता को और कमजोर नहीं कर रहे। भारत के लिए ये सिर्फ सैन्य सफलता नहीं, एक रणनीतिक बढ़त है। लेकिन इतिहास गवाह है, पड़ोसी देश की अस्थिरता अक्सर पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सबक सीखेगा या फिर घुटनों पर आकर भी पुरानी गलतियां दोहराएगा। जेडीयू में एक बड़े सियासी अध्याय का अंत हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक प्रवक्ता रहे के टाटसी त्यागी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जेडीयू के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि अब पार्टी और के टाटसी त्यागी के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। पार्टी से उनके पुराने और लंबे संबंधों को देखते हुए यह फैसला सियासी हलकों में चौंकाने वाला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी लाइन से अलग बयान और हाल के घटनाक्रमों को लेकर नाराजगी इस कार्रवाई की बड़ी वजह बनी। जेडीयू नेतृत्व का मानना है कि अनुशासन सर्वोपरि है और सार्वजनिक मंच पर अलग राय अब स्वीकार्य नहीं है। के टाटसी त्यागी कभी जेडीयू की वैचारिक आवाज माने जाते थे और कई अहम मौकों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते नजर आए। ऐसे में उनकी विदाई यह सवाल खड़ा करती है कि क्या अब राजनीति में अनुभव और असहमति के लिए जगह सिमटती जा रही है। फिलहाल के टाटसी त्यागी की आगे की राजनीतिक राह क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अयोध्या से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले एक कश्मीरी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक सुरक्षा घेरा पार कर मंदिर क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने नमाज अदा करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत उसे रोक लिया और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।